नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपने स्टूडियो से बाहर एक लॉट के बारे में चर्चा करने के लिए अपनी वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी छलावाड़ा जी के साथ हाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे मेरे पीछे जो है एक मेन रोड है और मेरे ऑपोजिट साइड पर एक बिल्डिंग है। लॉट का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, यही है हमारा आज का विषय वास्तु लिविंग में। इस विषय पर पहले बातचीत करने से पहले स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंग शुई के एक्सपर्ट पल्लवी छलावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प विषय लॉट और लॉट भले ही आप उस लॉट के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग बनाएं या डोमेस्टिक कार्य के लिए बिल्डिंग बनाएं, लेकिन लॉट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता रखता है वास्तु के अंदर। इस लॉट को देखते हुए क्या कहेंगी आप? जैसे अभी तक हमने इस प्रोग्राम में अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन किया है कि अंदर की प्लेसमेंट, सजावट कैसे होनी चाहिए, स्ट्रक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन किस ढंग के रहते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आप स्क्रैच से सेलेक्ट करना चाहते हो या नए तरीके से आप बनाना चाहते हो, तो उस वक्त लॉट के रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, किस तरह से आप उसके शेप के बारे में, वहाँ पे खड़ा स्ट्रक्चर आपको आने वाले वक्त में किस ढंग की इफ़ेक्ट दे सकता है, उस सब की जानकारी वहाँ जाने से पहले आप ज़मीन आपको किस तरह का लाभ देगी या नुकसान करेगी, उसका डिसीज़न आप पहले ही ले सकते हो। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की तरह आप अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी खुद भी ले सकते हो अगर आपको ये पता है कि उसका तरीका किस ढंग का होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या मोटेल बिज़नेस को रेंट करने से पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए हमेशा उसके लॉट से। जैसे अभी हम किसी एक प्रॉपर्टी के बाहर लॉट के ऊपर खड़े हुए हैं और अगर आप देखते हैं कि इस लॉट के सराउंडिंग चारों जगह पे 1/3 एक फेंस बनी हुई है मेटल की, और उसका जो फ्रंट हिस्सा है लॉट का, ये सामने जो रास्ता जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये इस लॉट का मुख है या लॉट का शेप है। आम तौर पे लॉट रेक्टेंगुलर होता है, डायमंड शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, शेरमुखी होता है, गौमुखी होता है, नागपृष्ठ भूमि होती है। अलग अलग तरह की भूमि के डिफरेंट टाइप के शेप्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस लॉट का फ्रंट ऐसा है कि इसका फ्रंट काफ़ी बड़ा, आप देखेंगे तो आगे की प्रॉपर्टी जो है काफ़ी फैली हुई है और वो इतना फैला हुआ शेप है कि जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का मुख विशाल दिखता है, लेकिन ये शेप पीछे जाते ही छोटा बन जाता है। वास्तु के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जिसका मुख आगे से बड़ा पड़ता हो और पीछे जाके वो प्रॉपर्टी इस तरह से नैरो बन जाती हो तो उसको शेरमुखी लॉट कहते हैं। और जैसे शेर का मुख बड़ा होता है और उसकी गर्दन छोटी होती है, पुराने ज़माने में बहुत टाइम पहले मैथोलॉजिकल चीज़ों को बताया जाता था। इसको खास शेरमुखी इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पे आपको उसके नेचर के बारे में शुरुआत करने से पहले ही पता चल जाए कि वो किस ढंग की इफ़ेक्ट बाद में दे सकता है। जैसे कोई भी आदमी शेर के मुख में बैठकर शांति से नहीं बैठ सकता, वैसे इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। वो अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आम तौर पे कोई अकेला बंदा काम करता हो तो एक या दूसरे तरह की किसी न किसी परेशानी के साथ वो जूझता रहता है। लीगल बहुत बड़े प्रॉब्लम या डिस्प्यूट के अंदर वो चला जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी के इनिशियली 2 से 2.5 साल बहुत स्पीड में चले जाते हैं। आदमी को शुरुआत करते वक्त उसको पता ही नहीं चलता, वो बहुत आसानी से उसको ये कह दो कि उसको दबोच लेता है या सिंपल ये कह दो कि वो आसान शुरुआत करवा देता है। इसीलिए ज़मीन के झांसे में इंसान आ जाता है और उसके कुछ अर्से के बाद धीरे धीरे आदमी को वो इतनी पकड़ में ले लेता है कि उस प्रॉपर्टी के बाद में 100% जब तक आपका नुकसान नहीं हो जाता आप बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सी चीज़ों के लिए कॉमन लॉजिक काम बिल्कुल ही नहीं करता है। वास्तु के अनुसार हर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन अलग है और वहाँ पे कौन ऑनर है, किस ढंग का बिज़नेस है, कैसा स्ट्रक्चर लेआउट है, कब उन्होंने शुरू किया है, क्या शेप्स में बना हुआ है, ये सब जानकारी के अनुसार वहाँ की इफ़ेक्ट अलग अलग है और उसी के अनुसार उसके सवाल के जवाब भी अलग अलग है। कॉमन लॉजिक कोई भी नहीं है। बात आपने सवाल की करी तो सवाल जो मेरे अगले जहन में आ रहा है
गौमुखी प्रॉपर्टी के बारे शेरमुखी प्रॉपर्टी के बारे में आपने जिस तरह से बखान किया, और ये लॉट जो है उसी तरह का लॉट है, आइडियली क्या पाया है, वास्तु क्या कहता है कि अगर इस तरह का लॉट हो उसमें किस तरह की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए? क्या वो कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि कमर्शियल है तो उपयुक्त क्या रहता है कि यदि उधर उस लॉट में हॉस्पिटल बना हो वो ज़्यादा बेहतर है, रेस्टोरेंट बना हुआ हो, बैंक्वेट बना हुआ हो, होटल बना हुआ हो, या यूँ कहें कि केवल कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई हो वो बेहतर है? क्या कहेंगे उस के बारे में? वास्तु के अंदर 2-3 तरह के अलग अलग दोष हैं। कुछ यूनिवर्सल लॉ है जी, जिसको नुकसान करने से कॉमन नुकसान हर किसी का होता है, जिसमें किसी का पर्सनल चार्ट बिल्कुल ही देखा नहीं जाता। और कुछ बातें व्यक्तिगत रूप पे होती हैं कि जैसे कुछ दिशाओं के लॉट हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी और पर्सन को उसी दिशा में आने के बाद वहाँ पे 100% नुकसान हो सकता है। वो बात पर्सनल लेवल पे हो जाती है। पहली बात यहाँ पे आती है कि किसी भी कॉमर्शियल के सिलेक्शंस के साथ साथ उस लॉट पे क्या चीज़ होनी चाहिए। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से शेरमुखी लॉट किसी भी पर्सन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वहाँ पे होटल बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट हो। लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पे क्लब, कैसीनो बिजनेस अच्छे होते हैं। उसमें कुछ तरह के प्रॉब्लम सर्टेन टाइम के बाद डेफिनेटली आते हैं, बट इनिशियली शुरुआत वहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है। जी। फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पीछे जहाँ से ये रास्ते की शुरुआत होती है ये साउथ है, और बराबर सामने जहाँ पे ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा है वो नॉर्थ है। इस प्रॉपर्टी को ख़ास तौर पे सिलेक्ट करके हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आप नए ढंग से किसी मॉडल बिल्डिंग बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन करके किसी स्ट्रक्चर लेआउट को आप सोचते हो, चाहे आप इस पे मैरियट बनाओ या किसी भी फ्लैग को आप लो, लेकिन बेसिक नियमों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके लॉट की पोजीशन जिसमें साउथ पूरा खाली पड़ता हो या वेस्ट पूरा खाली पड़ता हो और उसके ऑपोजिट स्ट्रक्चर नॉर्थ में पड़ता हो या ईस्ट में पड़ता हो, तो ऐसे केस के अंदर कुछ अरसे के बाद वहाँ पे निरंतर तौर पे कोई ना कोई मुश्किल परेशानियाँ आती रहती है, क्योंकि बेसिक यूनिवर्सल लॉ के अनुसार ये स्ट्रक्चर लेआउट का वेट ही गलत ढंग से जाता है। जी, जी। जैसे कि आम तौर पे वास्तु में ये माना जाता है कि वेस्ट दिशा है वो हमेशा हायर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हाइट पे होनी चाहिए। उसी की कंपैरिजन में ईस्ट जो है वो हमेशा लो होना चाहिए, खुला होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए। या चारों दिशाओं में इक्वल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो सकता है या 1/3 हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आम तौर पे यूएस के अंदर आप होटल मोटल इंडस्ट्री को देखेंगे तो जैसे ही आप लॉट की शुरुआत करते हो तो नो डाउट वहाँ पे एक स्पेस रहती है पार्किंग के लिए, एंट्रेंस के लिए, काफ़ी बड़ा लॉट वैकेंट होता है जी। और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक इस कॉर्नर में उसके अपोजिट, जो कि लॉट के मुख से अपोजिट इनसाइड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे इस तरह से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है। जी। ऐसी सिचुएशन में दिशाओं का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉडल का मुख्य द्वार जगह के ऑनर के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, लेकिन लॉट की बाकी की सारी चीज़ें वो यूनिवर्सल वास्तु के लॉ के अनुसार होनी चाहिए, जो कि हर एक के लिए इक्वल है। जी। और यही बात यह है कि अगर वो लॉट का स्ट्रक्चर नॉर्थ में बिल्डिंग बड़ी हो और साउथ पूरा खाली पड़ता हो और वहाँ पे आपने पार्किंग लॉट किया हो या फिर कम्प्लीटली ओपन स्पेस रखी हो, तो आपको बिज़नेस में बहुत बड़ी तकलीफ़ आती है। जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने जेंग्सविल के अंदर एक प्रॉपर्टी को विज़िट किया था जिनके पास साउथ के अंदर बहुत गहरी खाई थी और पूरी नॉर्थ के अंदर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेआउट बना हुआ था और ईस्ट के एक कोने से साइड में से अंदर आने का रास्ता पड़ता था। आम तौर पे ऐसी मॉडल कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन कई बार मार्केट से जगह आपको बहुत कम कीमत पे मिलती है तो आदमी को एक ख़ास तरह का अट्रैक्शन होता है कि भाई ये तो बहुत सस्ते में मिल रही है, इसीलिए हम ज़्यादा जानकारी उसकी हासिल नहीं करते कि यहाँ पे रहने वाले हर इंसान के साथ किस तरह की इफ़ेक्ट हुई है। वहाँ पे ये सुना गया कि हमेशा निरंतर ऑनर बदलता रहता है, कोई भी आदमी उस जगह पे टिक नहीं पाता है। किसी क्लाइंट ने वो लेने के बाद जब उसको ये बात का एहसास हुआ कि यहाँ पे तो ज़मीन में कोई वास्तुदोष है या कोई गलती है जहाँ के कोई टिक ही नहीं पाता है, जी। तो उन्होंने सोचा कि चलो वास्तु वाले को बुलाते हैं।
और वो प्रॉपर्टी को विज़िट करने के बाद पता चला कि उसका स्ट्रक्चर लेआउट ऐसा है कि जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिल्डिंग स्ट्रक्चर का होना चाहिए या जिसको हैवी होना चाहिए, वहाँ पे सबसे गहरी खुदाई करके वहाँ पे खड्डा है। जी जी। तो जो वेट होता है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। वास्तु जो है वो स्पिरिचुअल, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार का सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर यही बताया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर या कोई भी कंस्ट्रक्शन करके जो आप स्ट्रक्चर खड़े करते हो वो नेचर और रूल्स और रेगुलेशन, प्राकृतिक रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार इस ढंग से बना हुआ हो कि उसके सारे नियम उसमें फॉलो हो जाते हो, अंदर जाने के बाद या लॉट पे बाहर खड़े रहने के बाद जी। अगर आपकी मोटेल साउथ फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो और जिस तरह से हम इस खुले लॉट में खड़े हैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो आप बिल्डिंग को उठा के वहाँ पे नहीं रख सकते, बट इतने एरिया में अलग अलग काफ़ी तरह के सुझाव के थ्रू और प्रैक्टिकल थिंग्स के द्वारा आप वहाँ पे कई ढंग से लैंडस्केपिंग के थ्रू, रॉक गार्डन के थ्रू, कुछ खास तरह के फ्लैग्स वगैरह बना के स्पेसिफिक सर्टन कॉर्नर्स के अंदर वेट जनरेट ज़रूर कर सकते हो। बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी दर्शकों पल्लवी जी ने हमें दी इस लॉट के बारे में। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ऐसा विषय जो हम सबका साझा विषय है, हम सबका विषय है, जिसको अमूमन हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, लेकिन अत्यंत आवश्यक है ये जानना कि लॉट की शेप किस तरह का है और किन किन चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए वास्तु अनुसार। आप जाइएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में हमने निरंतर इस बात पर जोर दिया है कि दिशा दशा बदल सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कौन कौन सी दिशाएं आपके लिए उपयुक्त हैं और कौन सी दिशाएं आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलाबड़ा जी के साथ लॉट पर बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल जिस लॉट पर हम मौजूद हैं, इस लॉट का वास्तु दोष जो मैं समझ पाया हूँ अपने कंसल्टेंट द्वारा वो ये है कि नॉर्थ जो है वो हैवी है और साउथ जो है खाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। पल्लवी जी क्या कहेंगी? जैसे कि आपने बताया कि वो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, उसका रीज़न साइंटिफिकली क्या है वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँ, ताकि ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आपको ये पता चले कि ये किसी भी आदमी का ड्रीम या किसी की सोच नहीं है। साइंटिफिकली ये सब चीज़ों का एक इम्पोर्टेंट है कि इस ढंग की शुरुआत हमेशा गलत होती है जी। जिस तरह से प्रकृति का वास्तु ये है कि नॉर्थ के अंदर ज़्यादातर मैग्नेटिक फोर्स रहता है जी। और साउथ के अंदर जियोपैथिक एनर्जी रहती है जो कि काफ़ी हैवी एनर्जी है। मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी लाइव एनर्जी है। प्रकृति का जिस तरह से वास्तु है, जिस तरह से नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसी ढंग से इंसान के शरीर की रचना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसका वास्तु उसी ढंग से है। जैसे कि सर का हिस्सा होता है ये आपका नॉर्थ पोल है और जो पैरों का हिस्सा होता है वो आपका साउथ पोल है। आम तौर पे जब आप चलते हैं तो आप किसकी मदद से चलते हो? आप अपने पैरों की मदद से चलते हो। नॉर्थ वाला हिस्सा इस तरह का बना हुआ है जिसमें आप सोचते हैं, आपका दिमाग है, आपकी समझदारी है, आप हर तरह के डिसीज़न ले पाते हो और आदमी के लिए उसकी सारी पहचान उसकी फेस से और उसकी हेड पोजीशन से की जाती है। तो जिस तरह से उसका बेस उसको खड़े रहने के लिए, उसको कहीं पे भी जाके एक्टिवेट करने के लिए उसको पैरों का हिस्सा साउथ का यूज़ करना पड़ता है। सेम स्ट्रक्चर लेआउट के साथ वही रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं। नॉर्थ हमेशा लाइट, खाली, एयर सर्कुलेशन वाला जहाँ पे भी होता है और उसी ढंग से ईस्ट जहाँ पे खाली होता है, ऐसी जगह के अंदर आपके पास बिज़नेस की नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है। नॉर्थ खाली होने की वजह से वहाँ पे आपका करियर लक वास्तु के अनुसार खुला होने की वजह से आपको बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियली चीज़ों के अंदर रुकावट कभी भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ कहीं साउथ की पोजीशन या उससे उल्टी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर लेआउट की चीज़ें बनी हुई हो
कि साउथ आपका कम्प्लीटली खाली पड़ता हो और वेस्ट आपका कम्प्लीटली खाली पड़ता हो, तो वो कम्प्लीटली अपोजिट व्यवस्था हो जाती है। जिस तरह से अमेरिकन लोग फेंगशुई के अंदर या चाइनीज़ सब्जेक्ट फेंगशुई के बारे में लोग इतना ज़्यादा जानते हैं, वैसे ही इंडियन पीपल जब वास्तुशास्त्र के बारे में जानते हैं तो उसमें हमेशा वास्तु की जब बात होती है तो एक ज़मीन के अंदर वास्तु पुरुष की आकृति बताई जाती है। वो वास्तु पुरुष का मतलब होता है वो मेल का हो या फीमेल का हो, लेकिन इंसान के शरीर की रचना। और जब आप उस आकृति को देखते हैं तो वास्तु पुरुष का सर हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच के अंदर सब कार्डिनल दिशा जो नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई है उसके बीच में बताया जाता है। उसका मतलब ही होता है कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों इंसान के राइट और लेफ्ट हैंड की तरह, और नॉर्थ ईस्ट आदमी की ब्रेन पोजीशन की दिशा है। अगर किसी के सर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा भारी सामान रख देते हो या वहाँ पे आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दो और हैवी लॉट कर दो, तो उस चीज़ की स्टेबिलिटी, उसकी लाइवनेस था इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है। आप आम तौर पे ये कह सकते हो कि उस इंसान की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है या वहाँ पे डेड एनर्जी या यिन एनर्जी कुछ अरसे के बाद फैलनी शुरू हो जाती है। और जिस तरह से पैरों का हिस्सा होता है वहाँ पे आदमी की कार्यक्षमता, उसकी काम करने की शक्ति और उसकी हर तरह की भागने की सुविधा इतनी आसान हो जाती है कि आदमी अपने आप में अपनी डेस्टिनी तक आसानी तक पहुँच सकता है। सेम सिस्टम के अनुसार, इंसान की आकृति के अनुसार अगर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लेआउट के रूल्स एंड रेगुलेशन को इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी जब कभी होती हो तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी के वेस्ट या साउथ वेस्ट के 75% पे बिल्डिंग को खड़ा होना चाहिए। उसका 1/3 हिस्सा हमेशा खुला रखना चाहिए। उसको आइडियल वास्तु के अनुसार स्ट्रक्चर लेआउट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस चाहिए और 50-50 दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे कि फ़िलहाल हम इस प्रॉपर्टी पे खड़े हों, तो ऐसे केस के अंदर आपको साउथ या वेस्ट को भारी करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्थ और ईस्ट को लाइट रखना उतना ही ज़रूरी होता है। किसी वजह से ये स्ट्रक्चर इस ढंग से बना हुआ हो तो आप आर्टिफिशियल वेट जनरेट करके उस लोड को या उस जगह को बैलेंस कर सकते हो। आर्टिफिशियल वेट किस तरह से, पल्लवी जी कुछ उदाहरण दीजिए कि किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप, मुझे याद है कि जब एक बार हम स्टूडियो में बैठ कर के लॉट के बारे में बात कर रहे थे तो आपने लैंडस्केपिंग पर भी काफ़ी ज़ोर दिया था कि भाई लॉट में जो है लैंडस्केपिंग के माध्यम से भी जो है कुछ उसका लॉट का जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जा सकता है जी। उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जैसे आपने अभी पूछा कि आर्टिफिशियल वेट किस तरह से जनरेट किया जाता है जी। लोगों को आजकल कोई भी प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने किसी के बारे में ये कह दिया कि आपका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। वास्तु के अंदर वास्तु कंसल्टेंट कोई भी बात करता है उसमें कोई भी बात प्रिडिक्शन की नहीं होती है, कैलकुलेशन की होती है जी। इसमें इस तरह की एडवाइस है ही नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रॉपर्टी को विज़िट किया था और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनी की वो साइट थी, वो वहाँ पे एक उस जगह को डेवलप करते थे। वहाँ पे मैंने ये देखा जो इस लॉट की परेशानी है कि साउथ उनका पूरा खुला हुआ था और वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी जाने मानी रियल एस्टेट कंपनी थी और उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आज तक किए हुए थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उन्हें एक या दूसरे तरह की रुकावट आती थी जिसकी वजह से उन्हें किसी को लगा कि कुछ खास बात है और वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस यहाँ पे होनी चाहिए। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने सबसे पहला सुझाव उनको ये दिखा, कंपास से दिशाएं देखी और कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे जो कि आप और मैं अभी इस डिस्कशन पे जानते हैं कि साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे जितना भी आपके कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल है वो सारा सामान आप यहाँ पे डंप कर दो। ये बिल्डिंग बेचने में आपको आसानी हो जाएगी और यहाँ से हर तरह की प्रॉब्लम्स निकल जाएगी जी। बात सुनने में बड़ी छोटी सी लगती है और बिल्डिंग को देखकर बिना जाने बिना उनके सवाल पूछे मैंने उन्हें खुद ही बताया था कि आपको यहाँ पे इस बिल्डिंग को बेचने में या काम को आगे बढ़ाने में परेशानी आती है और आप यहाँ पे आपके पैसे फंस चुके हैं और आप यहाँ पे स्टक हो गए हो। वो सुनकर ही खुश हो गए क्योंकि वहाँ पे खड़े रहकर ही ये बात बताई गई थी, उनके बोलने से पहले ये बात मैंने बता दी। बट ये बात कोई प्रिडिक्शन की नहीं है या ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि उनके दिल में से मैंने सुन लिया हो कि यहाँ पे इस दिक्कत के लिए वो मुझे लेकर आए हैं। जो कि वास्तु ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जिस तरह की बिल्डिंग खड़ी है तो उसके ऊपर से आराम से कोई भी आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है कि शुरुआत के टाइम पे या 2 साल के बाद या 8 साल के बाद उन्हें किस ढंग की इफ़ेक्ट आती होगी।
उनके लिए बहुत सिंपल सा काम था जो आपने अभी पूछा कि किस तरह से आर्टिफिशियल वेट को जनरेट कर सकते हैं। उनके पास जितना आसपास का स्ट्रक्चर का सामान कंस्ट्रक्शन करते वक्त जितना भी उनके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था सारा उन्होंने वहाँ पे डंप कर दिया। वो डंप करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पे मूवमेंट जगह के अंदर शुरू हो गई और वो मूवमेंट ऐसी शुरू हो गई कि 25% से वो आगे बढ़ते हुए 50, 60, 70 और ऑलमोस्ट वो बिल्डिंग उन्होंने ख़त्म कर दी। उनका हमेशा आज तक यही सवाल रहा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने वो सामान वहाँ पे डंप किया और चीज़ वहाँ पे काम करनी शुरू हो गई। यही बात होती है सिर्फ वेट को बैलेंस करने की। वास्तु अपने आप के अंदर एक बैलेंसिंग फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये समझाया जाता है इस सब्जेक्ट के थ्रू कि एनर्जी फोर्स किस ढंग से जाएगा, कहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, कहाँ पे लाइट वेट होना चाहिए और कहाँ पे वेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ से आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर दोगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वास्तु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है जिसकी शुरुआत कल सवेरे बिल्कुल ही नहीं हुई है। आप देखेंगे कि इंडिया का हिमालय नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ता है वो आधा जाके चाइना में पड़ता है, वो कि चाइना का साउथ वेस्ट कॉर्नर हो जाता है। और किसी समझदार इंसान ने उस वक्त जिस किसी ने भी बनाई होगी, लेकिन चाइना के अंदर उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एग्जैक्टली साउथ वेस्ट के अंदर बनाई जहाँ पे उन्होंने वेट और लोड दोनों को उन्होंने कंट्रोल किया है। वास्तु के अनुसार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सल लॉ के साथ काम करते हैं जो किसी कंट्री, किसी रिलीजन, सिर्फ मॉडल बिजनेस या सिर्फ आपके घर की लिमिटेशन के साथ काम नहीं करते हैं। इसीलिए जब बेसिक वास्तु दोष हो तो वहाँ पे आप कितनी भी प्रेयर करते जाओगे या आप कितने भी अलग अलग तरीके से उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप उस ज़मीन की जानकारी अगर हासिल करते हो तो बहुत सारी जगह पे आप नुकसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन के लिए आपको कोई भी ज़मीन को ख़रीदने से पहले उसका लॉट और उसका स्ट्रक्चर लेआउट वहाँ से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन आते ही हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और साथ ही साथ लैंडस्केपिंग पर पल्लवी जी ज़रूर बात होगी कि लैंडस्केपिंग को किस तरह से मद्देनज़र रखना चाहिए एक लॉट के अंदर। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और दर्शकों हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावड़ा, जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं लॉट के बारे में। हम बातचीत कर रहे हैं उनसे, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक लॉट का साइज़ किस तरह का होना चाहिए और उस पर उपस्थित कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, बिल्डिंग किस तरह से उसकी सही दिशा होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। पल्लवी जी, कार्यक्रम के इस पहर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले टिप ऑफ द वीक क्या है? जैसे हम किसी लॉट के बारे में बात करें, अगर किसी भी ढंग से लॉट का कोई भी शेप टेढ़ा मेढ़ा पड़ता हो या आपको ऐसा लगता है कि लॉट का स्ट्रक्चर लेआउट गलत है, तो उसको सबसे पहले ठीक करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन होता है लैंडस्केपिंग। उसमें कई तरह के ऐसे सॉल्यूशन दिए गए हैं जिसकी वजह से आप उसके लॉट के शेप को बदल सकते हो। तो आपको लैंडस्केपिंग के चार्ट या जो भी उसके प्लान आपने उस जगह पे बनाए हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लैंडस्केपिंग की आपने बात करी है तो यही मेरा आपसे प्रश्न ब्रेक से पहले भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहा और अभी भी यही है कि लैंडस्केपिंग एक लॉट के अंदर कितनी मायने रखती है और किन किन चीज़ों को गौर करना चाहिए लैंडस्केपिंग के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वास्तु के लिए, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। हमने अलग अलग तरह की जानकारी में ये देखा है कि लॉट के शेप, उसके अलावा स्ट्रक्चर लेआउट, अंदर की सजावट, वहाँ के शेप, अंदर की सजावटों के अंदर आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग, छोटी छोटी चीज़ों का फर्नीचर वगैरह का प्लेसमेंट, कौन से लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि परिवार के अंदर बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए वो कौन सी चीज़ें ठीक है। उसी के साथ साथ लैंडस्केपिंग के अंदर भी वास्तु का उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि स्पेसिफिक दिशाओं में लगते हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े ट्रीज़ जिसके लिए ख़ास तरह की दिशाएं वास्तु के अंदर चूज़ की गई है।
उसी ढंग से लैंडस्केपिंग के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वास्तु के अनुसार घर के अंदर या कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल ही नहीं डालने चाहिए। तो लैंडस्केपिंग के अंदर जितनी भी प्लांट्स वगैरह की चीज़ों की बारे में बताया जाता है उसमें सबके नाम और उसी के साथ साथ हर चीज़ के लिए कि वो कौन सी दिशा में लगाए जा रहे हैं, वो दोनों चीज़ों का इक्वल इम्पोर्टेंट रहता है। जितने भी टॉलेस्ट हैवी ट्री होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं उसको सारे स्पेसिफिक खास दिशाओं के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें लैंडस्केपिंग को किस तरह से आप वेट को बैलेंस करोगे, वो बात हमेशा वहाँ के रहने वाले इंसान के स्ट्रक्चर लेआउट की गलतियाँ और क्या मिसिंग एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। बट इस प्रोग्राम में हम ऑल ओवर लैंडस्केपिंग के बारे में बात करें जी, तो जितनी भी वास्तु के अनुसार कुछ खास ढंग की दिशाएं हैं उसमें टॉलेस्ट और हैवी ट्री हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। लेकिन वो सब करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेआउट किस ढंग का है। जी। दर्शकों, हमारा आज का विषय अब हम यही संपन्न करना चाहेंगे। लॉट का जो विषय है लैंडस्केपिंग के लिए हम पल्लवी जी एक लॉट से कहीं दूर जहाँ पे ख़ास अच्छी खासी लैंडस्केपिंग से हरी भरी जो जगह होगी उस पर बातचीत होगी। जी सर। लेकिन इस बीच यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से किसी विषय पर बातचीत करें, निसंकोच आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।